नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे जो आशीष एजुकेशन जो चैनल है। तो इसमें जो क्या है कि जो नवयुक्त कर्मचारी हैं उनके लिए ये मेनली जो ये वीडियो बनाने का पर्पज है। और आज जो मेरा ये आशीष एजुकेशन जो चैनल है इसमें मैंने अपने जो हमारे वरिष्ठ साहब हैं, हमारे श्री सुरेंद्र शेखर जी हमारे यहाँ पर ये वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं और इनको इस फील्ड का काफी नॉलेज है। और आज हमने इसीलिए आज इनको अपने चैनल पर इनवाइट कर रखा है। तो हम जो हमारा जो आज का जो टॉपिक होंगे वो हमारा अवकाश से संबंधित होंगे, जिनमें जो हमारे अवकाश हैं जैसे चिकित्सा अवकाश हुआ, उपार्जित अवकाश हुआ, बाल्य देखभाल अवकाश हुआ। तो इसी तरह से जितने भी अवकाश हैं इन पे कौन कौन से प्रकरण हैं, कागजात हैं, इनकी जो पूरी डिटेल्स हैं ये हमारे शेखर जी बताएंगे। और सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आसिफ भाई का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने चैनल पर आने का मौका दिया। तो जैसे कि अभी हमारे आसिफ भाई कह रहे हैं कि भाई अवकाशों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण यहाँ पे आते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पे होते हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी स्तर पे होते हैं, विभिन्न आगे स्तर पे जाते हैं। तो बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं। जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं वो अभी उतना सही तरीके से प्रकरण को सही तरीके से ला नहीं पाते हैं। तो यही आज हमारे आसिफ भाई का मेन मुद्दा है कि उन प्रकरणों पे क्या क्या लगता है। तो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आसिफ भाई चिकित्सा अवकाश। जो मेन यहाँ पे आते हैं हमारे पास खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पे आता है चिकित्सा अवकाश। तो चिकित्सा अवकाश पे जो प्रकरण लगते हैं सबसे पहले आपको आवेदन होता है उसका। तो आवेदन पत्र हो गया, उस पे जो भी डिटेल्स है वो भरनी पड़ेगी। दूसरा उस पे जो ओपीडी होती है, जो जब जो भी बंदा है जो मतलब जो आवेदक है वो जब चिकित्सा अवकाश के लिए जाता है तो ओपीडी काटता है सबसे पहले। तो ओपीडी लाएगा। दूसरा उसमें जो मेडिकल है उसका, जब वो उसका जितने भी उसके दिन थे तो उसने उसको दिन खा लिए। दिन खाने के बाद वो जब कार्यभार ग्रहण करेगा पुनः तो मेडिकल आएगा। और मेडिकल के साथ साथ उसका जो 11C होता है, यानी कि जो आपकी जो सर्विस बुक होती है, सर्विस बुक पे जो 11C होती है अवकाश लेकर जिसको हम बोलते हैं, वो चिकित्सा अवकाश पर मेनली हमें 5 चीजें चाहिए होती है। एक आवेदन पत्र हो गया, उसकी ओपीडी हो गया, उसका 11C हो गया, और आपका चिकित्सा की जो मेन चिकित्सा की जो क्या बोलते हैं उसको, चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र वो हो गया। तो उस आधार पे फिर यहाँ पे उसको पास किया जाता है। चिकित्सा अवकाश में और ज्यादा जानकारी अगर आपको दूं तो 15 दिन का जो अभी शासनादेश निकला है जैसे 2025 में, तो उसमें ये हुआ कि 15 दिन का प्रिंसिपल करेगा और 15 दिन के बाद क्या होगा कि 28 दिन तक, 15 दिन से अधिक जो होगा 28 दिन तक हमारे खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे और 28 दिन से ज्यादा जो होगा वो मुख्य शिक्षा अधिकारी स्तर पे होगा। तो ये हमारा चिकित्सा अवकाश रहा। अच्छा, तो सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा इसमें, जैसे चिकित्सा अवकाश होता है तो इसमें हमारे जो काफी नवयुक्त कर्मचारी हैं तो उनका एक क्वेश्चन आया था परसों कि वो उनका जैसे 15 दिन का चिकित्सा अवकाश है और अगले दिन क्या हुआ कि जैसे संडे था, 2-3 दिन जैसे विद्यालय की छुट्टी थी, जैसे कुछ भी था, तो क्या वो छुट्टियां भी चिकित्सा अवकाश में काउंट होंगी? ये मतलब कहा गया है क्वेश्चन। हाँ, ये भी काफी लोगों बार बार क्वेरी होती है। इस पे कंडीशन क्या है कि मान के चलो कि जैसे कि मेरे अवकाश 10 दिन है, 10 दिन का मैं चिकित्सा अवकाश लेता हूँ, परंतु जब मैंने 11 दिन कार्यभार ग्रहण करना है, अगर उस दिन संडे या कोई अवकाश पड़ता है, हमारा कार्य दिवस नहीं है उस दिन, और उस दिन मतलब कोई राजपत्रित अवकाश है या संडे छुट्टी है, तो उसमें जो वो दिन भी आपका चिकित्सा अवकाश में मर्ज हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये नियम है उसका। तो ये तो जो अब हमारे जो ज्यादा क्वेरी आती है, उपार्जित अवकाश की क्वेरी भी आई है, तो सर थोड़ा उपार्जित अवकाश पे आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि इसके बारे में आप बता दें। उपार्जित अवकाश का भी मैं आपको बता दूं कि उपार्जित अवकाश में अभी प्रधानाचार्य स्तर पे होने लगे हैं, अभी आपने देखा होगा, किंतु फिर भी मतलब 15 दिन से अधिक का नहीं है। विद्यालय स्तर पे जितने भी होते हैं 15 दिन तक होते हैं और 15 दिन के बाद आपको उच्च स्तरीय अधिकारियों से उसको पास कराना होगा। ठीक है, तो जैसे 15 दिन आप करेंगे उसको भी विद्यालय स्तर पर, 15 दिन के बाद हमारे खंड स्तर पर आता है। तो उस पर कम चीजें लगती है। उसमें जो आपको उपार्जित अवकाश ईएल हम जिसको बोलते हैं, उस पर आपका आवेदन पत्र हो गया और 11C हो गया। तो इसमें केवल हमारी 2 चीजें लगती है और कुछ चीज इस पे लगती है, आवेदन पत्र हुआ और एक 11C हो गया।
तो यही बस ठीक वो है। 2 GB। तो 15 दिन से कम होगा तो वो हमारे मतलब कि स्कूल जो वहाँ उसी स्तर से वो विद्यालय स्तर पर, आपके विद्यालय स्तर पर। अच्छा अच्छा ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेरी जो हमारे पास आई थी वो थी बाल्य देखभाल अवकाश, चाहे वो गेस्ट फैकल्टीज से हो परमानेंट फैकल्टीज से हो, तो इसमें भी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, बता दें दर्शकों को। हाँ, इस पे मैं आपको बता दूंगा आसानी से। जो हमारे बाल्य देखभाल अवकाश है वो सबसे ज्यादा अवकाशों में से माना जाता है, इस अवकाश को ये सबसे ज्यादा आता है। तो इसको जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 730 दिन, यानी कि 2 साल का होता है। तो 730 दिन का होता है बाल्य देखभाल अवकाश। और ये अवकाश की जो प्रक्रिया है वो खंड शिक्षा स्तर पे होता है, उच्च स्तरीय अधिकारी के स्तर पे इसको लाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि आप, अगर जब मैं कागजातों की बात करूं तो इसमें सबसे पहले आपका आवेदन पत्र हो गया, जो निर्धारित आवेदन पत्र है बाल्य देखभाल अवकाश का, वो हो गया। दूसरा, आपको किस लिए चाहिए उनको अवकाश। अब इसमें नियम है, बाल्य देखभाल अवकाश का नियम है कि जिसकी संतान 18 साल से कम है। अच्छा 18 साल से। हाँ, 2 संतानों के लिए केवल ये मिलता है। और 18 साल से कम होनी चाहिए उनकी उम्र होती है, ठीक है। तो 18 साल तक के बच्चों के लिए मिलता है। और उसमें जो लगता है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जाता है कि भाई क्या ये बच्चा 18 साल से कम का तो ज्यादा का तो नहीं है, तो इसलिए जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं। एक इसमें आपका आवेदन पत्र हो गया, आपका जन्म प्रमाण पत्र मेन है। फिर परिवार रजिस्टर की नकल, कि क्या वो उस परिवार का सदस्य है। यदि उस परिवार का सदस्य है तभी उसको बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा। तो कितने चीजें बोला, आवेदन पत्र हो गया, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, और 11C जरूरी है, यानी कि अवकाश लेकर कितने, यानी कि उसको 730 दिन मिल रहा है। तो 730 दिन में से उसने कितने दिन तक उपभोग कर चुके हैं, ठीक है। तो वो प्रमाण पत्र हो गया, सॉरी वो 11C हो गया। तीसरा इसमें लगता है आपका एक व्यवधान वाला भी है उसमें। हाँ, व्यवधान इसमें जरूरी है। व्यवधान का मतलब है कि वह प्रिंसिपल चाहे तो उसको नहीं दे सकता है। क्यों नहीं देगा कि भाई मान के चलो वहां पे पठन पाठन में कोई दिक्कत आ रही है, तो इस आधार पे वो नहीं देगा। हाँ, वो तब देगा कि यदि उस वहां पे वो कोई अपने जगह पे मतलब किसी मैडम को तैयार कर दे कि भाई आप, या मास्टर को तैयार कर दे कि आप इसमें पठन पाठन भी करवाएंगी। तो इसमें वो चीज भी व्यवधान वाला प्रमाण पत्र प्रिंसिपल देते हैं, एक वो इम्पोर्टेंट है। फिर एक होता है प्रथम और द्वितीय संतान होने का प्रमाण पत्र, ये प्रथम संतान के लिए ले रहे हैं या द्वितीय संतान के लिए ले रहे हैं, है ना। तो द्वितीय संतान के लिए भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये 2 प्रमाण पत्र वो हो गए। तीसरा होता है इसमें आपका क्या बोलते हैं, परिवार स्तर की नकल हो गया, आवेदन हो गया, परिवार स्तर की नकल हो गया, 11C हो गया, और आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया। अच्छा अच्छा। और ये व्यवधान वाला हो गया। ये इतनी चीज इसमें लगती है। तो सर इसी में जो बाल्य देखभाल अवकाश है, और अगर हम इसको गेस्ट जो फैकल्टी है उसके लिए कहें तो उसमें कहा जाता है कि 5 दिन से कम नहीं लेना होता है, और साल में इनको 15 मिलते हैं। तो थोड़ा इसमें आप डिस्क्राइब कर दो इसको। हाँ, जहाँ तक गेस्ट टीचर का सवाल है, गेस्ट टीचर का ये होता है कि गेस्ट टीचर का जो एक भी दिन का अवकाश यदि पास करना है, या 5 दिन से अधिक किसका जितने भी दिन का करना है, तो वो खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर होता है। वो स्कूल स्तर पर उनका कुछ होता नहीं, क्योंकि उनका जो आहार वितरण अधिकारी है वो प्रधानाचार्य नहीं है, वो खंड शिक्षा अधिकारी है। तो उनका जो प्रकरण आते हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर आते हैं। जो बाल्य देखभाल अवकाश मैडम के लिए भी वही है, जो हमारे नियमित टीचरों के लिए, उनके लिए भी वही प्रक्रिया है। परंतु 5 दिन से अधिक का लेना पड़ेगा, और 15 दिन से कम का लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और पूरे साल में उनको 15 दिन मिलते हैं। तो प्रक्रिया उनके लिए वही वाली है। अच्छा अच्छा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास और क्वेरीज आती है वो आती है पितृत्व अवकाश पे, पैटर्निटी लीव। और पैटर्निटी लीव पे भी आप बताइए, जो हमारे 15 दिन का जो अवकाश होता है, तो बहुत सारे बोलते हैं कि आप उनको मतलब 15 दिन पहले मतलब उपभोग कर सकते हो, मतलब तो आप इस पे थोड़ा डिस्क्राइब कर दे क्या क्या सीन है। हाँ, जहाँ तक पितृत्व अवकाश की बात रही, तो पितृत्व अवकाश पे भी यही होता है कि पितृत्व अवकाश एक ऐसा अवकाश माना जाता है कि जिसको हम पूर्व पहले भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं कि भाई मान के चलो मेरी वाइफ डिलीवरी है, तो भाई मुझे अवकाश की जरूरत पड़ेगी उस समय, क्योंकि मेरे पास हो सकता है कि सीएल खत्म हो गया, अन्य अवकाश खत्म हो गए होंगे, तो मुझे उस समय पहले भी उपभोग कर सकते हैं उन अवकाशों को। तो आप जब हम अगर उसको पहले उपभोग कर देता हूँ, तो मुझे फिर अपने जब विद्यालय में मैं कार्यभार ग्रहण करूंगा उस समय, तो मुझे आवेदन पत्र उसके साथ होगा, मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होगा, और वही क्या बोलते हैं परिवार स्तर की नकल में जरूर बच्चे को चढ़ाना होगा। तो सर क्या इसमें व्यवधान वाला हम इंक्लूड करते हैं इसमें, जब हम पत्र आवश्यक पत्र जात वो करते हैं, तो इसमें हम जो हमारा वो होता है क्या बोलते हैं उसके लिए व्यवधान अवकाश
कि इसमें हाँ। व्यवधान तो नहीं हो रहा है? अगर आप इसको पूर्व में लेते हैं, पहले ही अगर इसको आप वो करते तो उस समय व्यवधान का कोई औचित्य नहीं है, जी। क्योंकि भाई उस समय तो उसकी परिस्थिति है। हम्म। किंतु अगर आप उसको मतलब बाद में ले लें, क्योंकि इसका 6 महीने का टाइम होता है कि 6 महीने के पहले पहले आपको उसको वो करना है इन 15 दिनों को। तो 6 महीने तक का है तो वो प्रिंसिपल पे बात है कि वो कितने दिन आपको पहले देना चाहता है कि बाद में देना चाहता है, वो तब उस पर बात है। वो अगर वो तब वो मांगता है आपका व्यवधान वाला प्रमाण पत्र कि भाई मेरे पठन पाठन में व्यवधान नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि प्रिंसिपल अगले महीने देना चाहता है आपको, किंतु आपको अभी जरूरत है, तो तब वो क्या बोले कि भाई अगर आपको जरूरत है अभी तो आप व्यवधान वाला प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा दो। अच्छा, तो ये होता है इसमें। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है इसी सीक्वेंस में पितृत्व अवकाश के बाद हमारा मातृत्व अवकाश आता है सर। तो थोड़ा मातृत्व अवकाश के प्रकरण पे भी बताइए आपकी, मतलब कि इसमें मतलब कौन से आवश्यक जो कागजात लगते हैं, क्या क्या इसकी फॉर्मेलिटीज होती है, ये क्या हमारे प्रधानाचार्य स्तर पे होता है या बीओ लेवल पे होता है, मतलब आप थोड़ा इसमें डिस्क्राइब करके बता दीजिए। हाँ, मातृत्व अवकाश भी बहुत ही महत्वपूर्ण अवकाश में से एक माना जाते हैं। मातृत्व अवकाश जो दिनों की संख्या इसमें 6 माह का होता है और 180 दिन का होता है। 180 दिन तक का आप इसको महिलाएं लेती हैं, और ये तब लेती है जब उनका संतान उत्पन्न होने की उस समय लेते हैं, जब कि बच्चा हो रहा है उस समय। तो उस समय ये क्या होता है कि वो जो मैडम होगी, जो मतलब अध्यापिका होगी, वो केवल उस समय प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखी कि महोदय मेरा स्वास्थ्य खराब है और मैं अभी मतलब अवकाश जा रही हूँ, जो मातृत्व अवकाश जा रही हूँ। तो क्या होता है कि जब आपको 6 महीने पूरे हो गए, अवकाश तो चलेगी, तो 6 महीने पूरे होने पर आपकी संतान हो गई, सब चीज ठीक हो गया, तो 6 महीने के बाद आप यानी कि 180 दिन उपभोग करने के बाद आप जब विद्यालय में आएंगी, तो वहां पे आप सबसे पहले आपका कार्यभार गणनादेश बनेगा। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो कार्यभार गणनादेश बनने के फलस्वरूप आपका तब वो जितने भी कागजात हैं तब आपकी बीओ स्तर पे आएंगी। तो बीओ स्तर पे आपका क्या आएगा, आवेदन पत्र हो गया मातृत्व अवकाश का, उसका 11C हो गया कि कितने दिन इसने, क्योंकि वो केवल 2 संतानों की वो तो होता ही है। ठीक है, तो आपकी 11C हो गया। तीसरा आपका वो क्या बोलते हैं, एक वकील के द्वारा नोटरी आती है, नोटरी तो इसमें जो अवकाश उपभोग किए हैं वो इसी अवकाश जो मतलब जिसके लिए मतलब ये है उसी वो ले रहे हैं प्रयोग किया उन्होंने, ये अवकाश वो हो गया, और 11C हो गया। तो ये चीजें लगती है। बच्चे का जच्चा बच्चा कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, बस ये चीज। प्रथम और द्वितीय संतान होने का प्रमाण पत्र। अच्छा, ये प्रमाण पत्र कंपलसरी है? ये कंपलसरी है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इसी सीक्वेंस में जो हमारे वरिष्ठ साहब हैं सुरेंद्र शेखर सर, तो इन्होंने हमें अवकाशों की जो मतलब उनके कौन कौन से कागजात लगते हैं, इनके बीच क्या क्या प्रोसेस है, ये सब आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम आएंगे तो कुछ ऐसी मतलब अपने मिनिस्ट्रियल संवर्ग और मतलब अपने जो हमारा संवर्ग है उसके लिए हम ऐसी इसी तरह से वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपका भी धन्यवाद।